एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं जैसे आप लोगों को कुंडली विश्लेषण के बारे में सिखा रहा हूँ, तो आज कुंडली विश्लेषण में हम आपको सिखाएंगे योग कारक ग्रहों के बारे में। जैसे पिछली बार हमने आपको सिखाया कि कुंडली में कारक ग्रह कौन कौन सी है, प्रथम भाव का कारक कौन है, द्वितीय भाव का कारक कौन है। इसी तरह द्वादश भाव के जो कारक थे वो हमने आपको समझाए। अब मान लो कोई कुंडली आपके पास विश्लेषण के लिए आ गई, तो आप उसे देखेंगे कैसे, किसमें कौन सी ग्रह कौन सी लग्न है और इसमें कौन सी कारक ग्रह है। कौन सा ग्रह यहाँ पे योग कारक है जो शुभ फल देगा और कौन सा अशुभ फल कारक है, ये अब देखेंगे कैसे। हम किसी कुंडली का आज एक उदाहरण ले लेंगे और उसी उदाहरण के द्वारा फिर हम आपको समझाएंगे कि उस कुंडली में वो लग्न क्या है, उस लग्न में योग कारक ग्रह कौन कौन सी है, उसे आप देखेंगे कैसे। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। बात किसी कुंडली सामने आ गई तो लोगों को क्या हो, या जो जिन्होंने सीखा नहीं है उनके तो हाथ पैर फूल जाते हैं, इसमें हम देखें क्या, हमको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ सूत्रों को आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बताऊंगा, और उसका कैसे देखते हैं कुंडली में, विश्लेषण कैसे करते हैं, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप नोट करिए, आज हम चर्चा करेंगे। एक हमने उदाहरण ले रखा है कुंडली, उसमें वृष लग्न की कुंडली है। लग्न में उसके शुक्र शनि बैठे हैं, चंद्रमा है, द्वितीय भाव में सूर्य है, तृतीय भाव में मंगल केतु बुध है, और अष्टम में बृहस्पति है, और दशम नवम भाव में इसके राहु बैठा हुआ है। एक वृष लग्न की कुंडली हमने रखी उदाहरण के लिए। हम चर्चा करेंगे आज कि योग कारक ग्रह, कि योग कारक ग्रह होती क्या है। तो सबसे पहले आप सूत्र नोट कर लो कि योग कारक ग्रहों में आप सबसे पहले क्या नोट देखेंगे कि जो ग्रह, कोई भी ग्रह इस कुंडली में, मान लो कोई कुंडली आपके पास आ गई, जो ग्रह केंद्र का स्वामी हो और त्रिकोण का स्वामी। केंद्र का स्वामी 1, 4, 7, 10 का स्वामी भी हो, और त्रिकोण का स्वामी यानी पंचम और नवम का भी स्वामी हो, वो क्या होगा, वो योग कारक होगा। ठीक है, कि जो ग्रह केंद्र का स्वामी होने के साथ साथ त्रिकोण का भी स्वामी हो, वो योग कारक का ग्रह कहलाएगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि ग्रह उच्च का हो, कोई भी ग्रह आपने कुंडली ली, उसमें आपने देखा कि वो ग्रह उच्च का है, स्वराशि हो या मित्र राशि का हो, और एक दूसरे से जो ग्रह हैं एक दूसरे से केंद्र में बैठी हों, जो आप कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं, अगर वो ग्रह आपस में एक दूसरे से केंद्र में बैठी हैं तो वो भी योग कारक होंगी। पुनः समझ लो कि यदि ग्रह उच्च की हो, स्वराशि हो, मित्र राशि की हो, वो कहीं भी बैठी हो, कुंडली में बैठी हो, और एक दूसरे से वो ग्रह, जैसे दो ग्रहों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, 1, 4, 7 में बैठे हों, तो वो भी कि वो क्या है, योग कारक कहलाएंगे। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, अगर यही योग लग्न से केंद्र में हो, जैसे लग्न से ग्रह केंद्र में वो बैठे हों, ग्रह बैठे हों, और एक दूसरे से भी वो केंद्र में हो। पुनः समझ लो कि मान लो ये जैसे एक कुंडली है, कोई ग्रह केंद्र में बैठा हुआ हो और एक दूसरे से भी वो केंद्र में बैठे हों, तो वो क्या होंगे, योग कारक होंगे, प्रबल योग कारक होंगे। जब चौथा सूत्र नोट कर लीजिए, जब नवमेश और दशमेश का केंद्र में योग हो, यानी जब नवमेश और दशमेश यानी नवम के स्वामी दशम के स्वामी का कहीं केंद्र में योग बन रहा हो, तभी वो योग कारक होंगे। नवमेश और लग्नेश का योग हो, नवम के स्वामी और दशम के स्वामी का योग कुंडली में बन रहा हो, तो वो योग कारक हो जाएगा। और लग्नेश और दशमेश का योग हो, यानी नवमेश का और दशमेश का, नवमेश दशमेश का योग केंद्र में बन रहा है या त्रिकोण में बन रहा हो, तो वह प्रबल योग कारक होगा। ये तो आपके हो गए सूत्र। अब हम इस कुंडली पे अप्लाई करते हैं, इन सूत्रों को इस कुंडली पे हम अप्लाई करते हैं। और ये कुंडली एक क्रिकेटर की है जो भारतीय टीम के हमारे नेतृत्व भी कर चुके हैं, ये सौरव गांगुली की कुंडली है। तो आज हम इसी कुंडली पर चर्चा करते हैं कि इनमें प्रबल योग कारक क्या रहा कि जिससे ये क्रिकेट में भी प्रसिद्ध रहे, इनको धन की रही ख्याति प्राप्त हुई, उन सबके कारण क्या रहे, उसके कारण क्या रहे, उसको हम आज देखते हैं। इस पे कुंडली पर हम विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कुंडली में पहला सूत्र हम लागू करते हैं कि जो ग्रह केंद्र का स्वामी हो और साथ में त्रिकोण का भी स्वामी हो, तो इस कुंडली में क्या ऐसा कोई योग है जो ग्रह केंद्र का भी स्वामी त्रिकोण का भी स्वामी हो। अब हमने देखा यहाँ जो केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी है कौन है, शनि, और शनि है वो केंद्र का भी स्वामी है यानी दशम का भी स्वामी है,
केंद्र का स्वामी है और नवम त्रिकोण का भी स्वामी है। और त्रिकोण का स्वामी होगी कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में बैठा है, यानी केंद्र में बैठा है। तो इसका मतलब इस कुंडली में जो शनि है सबसे प्रबल योग कारक हुआ, क्योंकि दशम का स्वामी और नवम का स्वामी हो करके वो केंद्र में लग्न में ही जाके बैठ गया। तो इस कुंडली में, इस जातक की कुंडली में सबसे प्रबल कारक योग ग्रह किसका बन गया? शनि यहाँ पर सबसे प्रबल योग कारक ग्रह बना। दूसरा सूत्र हम नोट करते हैं, यदि ग्रह उच्च का हो, यहाँ बताया ग्रह उच्च राशि का हो, स्वराशि हो या मित्र राशि का हो, जैसे हमने भी शनि की चर्चा करी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि शनि क्या है, यहाँ शनि किस में बैठा है? मित्र के घर में बैठा हुआ। शुक्र क्या है? इसका मित्र का है। शनि अपने मित्र के घर में बैठा हुआ, वो भाई कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। दूसरी ग्रह, दूसरा केंद्र में कहाँ? कोई ग्रह बताया कि केंद्र में बैठा हुआ हो, केंद्र में हो तो योग कारक होगा। दूसरी ग्रह यहाँ केंद्र में कौन सी बैठी हुई है? देख लो, यहाँ दूसरी ग्रह शुक्र, जो लग्न का स्वामी है वो भी लग्न में ही बैठा हुआ है। तो दूसरा ग्रह शुक्र इसमें क्या हो गया? योग कारक हो गया दूसरा यहाँ। और तीसरा ग्रह हम देख रहे हैं कि चंद्रमा भी बैठा है। चंद्रमा क्या है? यहाँ कुंडली देखिए, चंद्रमा यहाँ पराक्रम का स्वामी हो करके, पराक्रम का स्वामी जा करके उच्च का होकर केंद्र में बैठ गया, तो ये भी योग कारक हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ मंगल जो है नीच राशि का है, लेकिन जो नीच राशि में जहाँ मंगल है उसका स्वामी अगर उच्च का होकर केंद्र में बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ मंगल का नीच भंग योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा यानी कहते हैं शनि, शुक्र और चंद्र तीनों ही ग्रह प्रबल योग कारक, इस कुंडली में प्रबल योग कारक है। अब हम अगले सूत्र पे चलते हैं, लग्न से केंद्र में हो। अब देख रहे हो कि लग्न से केंद्र में कौन? लग्न से, ये लग्न ही है, लग्न से केंद्र में कौन सी ग्रह बैठ गई? शुक्र भी केंद्र में है, शनि भी केंद्र में है और चंद्रमा भी केंद्र में। अगर ग्रह आपस में लग्न से केंद्र में हो, एक दूसरे से केंद्र में हो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ शनि क्या है? त्रिकोण का केंद्र का स्वामी होकर के शुक्र के साथ केंद्र में ही बैठा हुआ है, तो इसलिए प्रबल के क्या होगा? योग कारक हो गया। अगर शनि की बात हम करेंगे कि नवमेश दशमेश जो है, जो लग्नेश के साथ केंद्र में ही बैठा हुआ है, तो यहाँ प्रबल योग कारक हुआ। तो ये सूत्र भी यहाँ लागू हो जाता है कि लग्न से केंद्र में हो, एक दूसरे से भी ग्रह अगर आपस में केंद्र में है तो बहुत शुभ हो जाता है, ये बहुत ही शुभ कारक योग बन जाता है। यहाँ शुक्र और शनि का जो योग है बहुत ज़्यादा ही शुभ कारक बन जाता है। अब चौथा सूत्र देख लीजिए, जब नवमेश और दशमेश केंद्र में हो, ये भी एक सूत्र है, यदि नवमेश और दशमेश अगर केंद्र में बैठे हो, यानी नवम का और दशम का स्वामी कौन है? शनि ही है, वो कहाँ बैठा हुआ? केंद्र में बैठा है, तो ये भी एक प्रबल कारक योग बन गया, शनि का यहाँ प्रबल योग कारक बन गया। फिर ये कहते हैं कि नवमेश और लग्नेश में का योग हो। नवमेश और लग्नेश, मैं तो बताया नवमेश और लग्नेश, लग्नेश कौन है? शुक्र, लग्नेश शुक्र हो गया और नवमेश कौन है? शनि। यानी नवमेश और लग्नेश दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, लग्न में ही बैठे हैं, ये भी एक योग कारक बन जाता है कि अगर ऐसा योग रहा केवल दोनों के साथ बैठ जाए लग्न में तब भी योग कारक हो जाते हैं। तो यहाँ भी नवमेश और लग्नेश का योग बन गया। इस कुंडली में देखो ये भी सूत्र यहाँ लागू है। छठा देखिए कि लग्नेश और दशमेश का योग हो। लग्नेश कौन है? शुक्र है, दशमेश कौन है? शनि, दोनों ही केंद्र में बैठे हुए, लग्न में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इस कुंडली में कि शुक्र शनि चंद्र योग कारक हो गए। इसके अलावा कौन सी ग्रह आप देखोगे कि जो योग कारक हो? इसमें हम देखते हैं कि सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य यहाँ शुक्र का स्वामी है, अपनी राशि से वो कहाँ बैठा? एकादश में बैठा हुआ है, अपनी राशि से एकादश बैठा है। तो यहाँ जो सूर्य है वो भी अशुभ फल नहीं देगा, कि वो अपनी राशि से कहाँ बैठा? एकादश भाव में बैठा हुआ है। कोई भी पाप ग्रह अपने घर से तीसरे छठे एकादश बैठेगी तो वो शुभ फल देगी। तो हमने सूर्य को देख लिया। मंगल को मैंने बताया, मंगल क्या है इस कुंडली में? देखो कुंडली में इसमें द्वादश का स्वामी है और सत्व रोजगार का भी स्वामी है। यहाँ से मंगल क्या है? यहाँ से मंगल कहाँ बैठा हुआ? त्रिकोण में बैठा हुआ है, दूसरी राशि से केंद्र में बैठा हुआ है। और मैंने बताया कि मंगल का नीच भंग योग भी हो रहा है। चंद्रमा इसका जो स्वामी है वो जाके केंद्र में बैठ गया, इसलिए मंगल का नीच भंग योग हो रहा है। तो यहाँ मंगल भी क्या होगा? योग कर रहा है, क्योंकि एक राशि से अपने त्रिकोण में बैठा है, दूसरी राशि से वो केंद्र में बैठा है। तो यहाँ मंगल ने इनको पराक्रमी बना दिया। अपने पराक्रम से अपना नाम शौहरत जो भी कमाई, शौर्य से इन्होंने क्रिकेट में क्षेत्र में अपना नाम कमाया, बल्लेबाजी से पराक्रम से इन्होंने अपने नाम कमाया। मंगल की दृष्टि क्या? भाग्य में उच्च दृष्टि से देख रहा है भाग्य को। तो अपने पराक्रम से मंगल ने भी यहाँ योग कारक योग की भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं यहाँ
दूसरा त्रिकोण का स्वामी बुध है। ये जो बुध है इसकी क्या स्थिति है? बुध बैठा यहाँ धन के स्वामी से द्वितीय भाव में है और इस यहाँ से एकादश में बैठा है, तो यहाँ बुध की स्थिति हम क्या कहेंगे? सम स्थिति, क्योंकि शत्रु के घर में बैठा है। त्रिकोण का स्वामी होने से यहाँ ये सम स्थिति की भूमिका निभाएगा। बृहस्पति को चेक कर लीजिए, बृहस्पति इस कुंडली में क्या है? यहाँ दायित्व बृहस्पति को एक तो अष्टमेश बना है, दूसरा लाभेश भी है। अब लाभ का स्वामी देखो, यहाँ लाभ का स्वामी अपने से इस राशि से तो कहाँ बैठा हुआ है? एक तो स्वराशि है, यहाँ देख लो बृहस्पति कहाँ है? स्वराशि का है। तो कोई भी शुभ ग्रह, ध्यान रखो, कोई भी ग्रह शुभ ग्रह है वो अशुभ फल नहीं देती, लेकिन जब कोई ग्रह अपने घर में ही बैठी है तो अपने घर को तो बर्बाद नहीं करेगी। दूसरी राशि से अपने केंद्र में बैठा हुआ है, तो यहाँ बृहस्पति जो भी फल दे के जाएंगे अपना अशुभ फल नहीं देंगे। अपने शुभता में अशुभता अष्टमेश होने के नाते थोड़ा सा कम ही कर सकते हैं। कभी दिक्कत इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, कोई कष्ट हो शारीरिक, तो घबराहट दे सकते हैं, लेकिन अशुभ फल नहीं देखे जाएंगे। ये तो हमने देखा किस तरह हमने सभी ग्रहों का, सूर्य शनि सभी ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर कुंडली हमारे पास आ जाए तो उस कुंडली का हम विश्लेषण कैसे करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। किसी कुंडली के सामने आ जाए तो उनके उस विश्लेषण में हमसे घबराना नहीं चाहिए। राहु रह गया आपका, राहु देखो त्रिकोण में बैठा है, ये भी शुभ फल देगा। यहाँ केतु क्या मंगल के साथ बैठा है, योग कारक हो जाता है। मंगल केतु की युति हमेशा योग कारक होती है। तो यहाँ की सभी ग्रह कुंडली में, ऐसी कुंडली हमने बहुत कम हमको हमारे सामने आती है कि जहाँ ग्रहों की स्थिति अशुभ होते हुए भी, जबकि हम कहते हैं कि शुक्र की वृष लग्न की कुंडली आ जाए, वृष लग्न की कुंडली में बृहस्पति मार्केश की भूमिका निकालते हैं, मंगल मार्केश होता है, ये अशुभ होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कुंडली सामने आई, ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बैठी हुई है कि वो आपस में अशुभ होते हुए अपनी अशुभता नहीं, यानी जो ग्रह अशुभ योग बनाते कहते हैं कि अष्टमेश होकर के द्वादशेश है, अशुभ हम मानते हैं, लेकिन वो ग्रह भी यहाँ पे अशुभ फल अपना नहीं दे पा रहे हैं और अपनी शुभता में वो कमी कर रहे हैं। तो इस तरह के योग बन जाते हैं। तो कभी कभार आप लोग ये देखना ध्यान रखो कि खाली हमें रट्टा नहीं मारना है। हमने रट्टा मार लिया कि ऐसे लग्न में हुए तो आपने क्या किया, भैया अष्टमेश और द्वादशेश कहीं बैठेगा अशुभ फल देगा, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल देखो आपके सामने दिखाया। तो इस तरह की नॉलेज हम आपको देते रहेंगे, सिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा संडे और बुधवार को ही 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन हम आपको वीडियो सिखाने वाली दिया करेंगे, क्योंकि समय का अभाव रहता है मेरे पास, लोगों की भीड़ लगी रहती है, काम ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए हम समय नहीं दे पाते। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इतवार और बुधवार को शाम 5 बजे के आसपास हम आप लोगों को वीडियो दिया करेंगे और आप लोग सीखें। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।